ओके, सो अभी हम डीसी जनरेटर के टाइप्स देखेंगे। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर को जो हमने आगे देखा, फील्ड वाइंडिंग होती है एंड आर्मेचर वाइंडिंग होती है। उन दोनों को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट किया हुआ है, फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई कैसे दिया हुआ है, उन सब हिसाब से अलग अलग, और फील्ड वाइंडिंग कैसी बनी हुई है इसके हिसाब से भी टाइप्स अलग अलग पड़ते हैं। तो टोटल मेजरली दो टाइप होते हैं, एक होती है सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड मतलब कि जो फील्ड वाइंडिंग है उस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करना, मतलब कि इलेक्ट्रिक सप्लाई देना। कहीं पे भी एक्साइटेड लिखा है, एक्साइट करना मतलब कि इलेक्ट्रिक सप्लाई देना होता है। ठीक है, सो अगर कहीं पे खुला तार है जिसके अंदर थोड़ा बहुत करंट आ रहा है, वो आपको टच कराएंगे तो आप एक्साइट हो जाओगे एकदम। ठीक है, पक्का? प्रैक्टिकल मत करना, ठीक है? सो वैसे ही किसी भी वाइंडिंग को अगर सप्लाई देंगे तो वो क्या होगी, एक्साइट हो जाएगी। तो अगर उस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन ऐसे दिया हुआ है कि जो आर्मेचर है उसके अंदर वोल्टेज बिल्डअप होगा, ईएमएफ बनेगा, उस वोल्टेज से फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई मिलेगा और उस वजह से उस फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होगा, उस करंट की वजह से फ्लक्स बनेगा, उस फ्लक्स की वजह से फिर ईएमएफ बढ़ेगा। सो हाउ वोल्टेज विल बिल्डअप, वो जब समझेंगे तब ये पूरी प्रोसेस समझेंगे कि कैसे होता है। बट बेसिक आइडिया आ गया कि जो फील्ड की वाइंडिंग है, ठीक है, मेरी फील्ड वाइंडिंग जो भी है, सपोज ये मेरी फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पे ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर का सिंबल है, ऐसे दिखाते हैं बहुत सारी वायरिंग्स में। सो आर्मेचर का जो सप्लाई या वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है घुमाने से, वो वोल्टेज जा रहा है फील्ड वाइंडिंग में। ओके, एंड फील्ड वाइंडिंग में उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट की वजह से ये फ्लक्स प्रोवाइड कर रही है इसको, और आउटपुट में मुझे वोल्टेज मिल रहा है। सो इस टाइप के जनरेटर को सेल्फ एक्साइटेड कहते हैं। ठीक है, अभी ये वाइंडिंग इसके अंदर कैसे लगी हुई है, इसके अंदर ये पैरेलल में यानी कि शंट में लगी हुई है। ठीक है, तो जहाँ पे शंट में लगी हुई है इसको क्या क्या बोलेंगे, डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, तो डीसी जनरेटर के टाइप्स, फर्स्ट है सेपरेटली एक्साइटेड, सेकेंड इज सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ के अंदर बहुत सारे टाइप्स आएंगे, जैसे कि सीरीज, शंट, कंपाउंड एंड कंपाउंड। कंपाउंड के दो पार्ट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो कंपाउंड के अंदर भी जो फील्ड वाइंडिंग है उसके दो पार्ट्स होंगे, एक मेन फील्ड वाइंडिंग होगी, एक दूसरी फील्ड वाइंडिंग होगी। एक फील्ड वाइंडिंग है वो हो सकता है कि सीरीज में लगी हो, एक शंट में लगी हो। तो जो सीरीज में लगी है वो वाइंडिंग उसके मेन फ्लक्स को, जो मेन फील्ड वाइंडिंग है उसके फ्लक्स को अगर अपोज कर रही है तो उसका मतलब कि डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, वायरिंग उसका ड्राइंग कुछ ऐसा होगा कि ये मेरा आर्मेचर है, ये सीरीज की फील्ड वाइंडिंग छोटी सी, एंड यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग ऐसे लगी है। सो ये फील्ड वाइंडिंग नाम दे देते वाई डबल वाई, ये एफ डबल एफ। सो अगर ये वाई डबल वाई है वो एफ डबल एफ के फ्लक्स को अपोज कर रही है, उसका मतलब कि डिफरेंस क्रिएट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और अगर साथ में बढ़ा रही है वैल्यू को, ठीक है, सो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूम्युलेटिव इफेक्ट बोलते हैं। दो लोग एक साथ काम करेंगे तो वो क्यूम्युलेटिवली काम कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सो वो क्या होगा, दूसरा टाइप होगा क्यूम्युलेटिव। ठीक है, ये दो टाइप हो गए मेनली। अभी इसके अंदर और दो टाइप भी पढ़ सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट शंट इन लॉन्ग शंट कहते हैं। सो इस मेन फ्लक्स, मेन फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज को ये अफेक्ट करेगा अगर यहाँ पे कनेक्ट किया है तो, क्योंकि इसको हमें कितना मिल रहा है, वीएफ फील्ड का वोल्टेज कितना मिल रहा है, आर्मेचर का वोल्टेज माइनस यहाँ वाई वाली फील्ड वाइंडिंग का ड्रॉप। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग है, उसके अंदर करंट फ्लो होगा, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे वीएफ विल बी इक्वल टू वीए माइनस वी वाई। ठीक है,
अगर मुझे ये रखना है कि मेरी मेन फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज फिक्स रहने चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। सो ये माइनस वी वाई है, वो ड्रॉप इसके अंदर नहीं आएगा। सो वी एफ कितना होगा, वी ए जितना ही, ठीक है। वी ए को कभी कभी ऐसे भी दिखा सकते कि ई जी माइनस आई ए आर ए। तो यहाँ से जो करंट फ्लो है उसको आई ए नाम दिया है, वो आर्मेचर का करंट है, ठीक है। और ये आर्मेचर का करंट और उसका आर्मेचर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, और उसकी वजह से उसके अंदर ड्रॉप होगा, वो जो ड्रॉप होगा उसके अंदर वो क्या होगा, आई आर ए, एंड ई जी इज द जनरेटेड ई एम एफ। सो हमें जो आर्मेचर के टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा उसके अंदर भी पहले ये वाला ड्रॉप हो चुका होगा, एंड जनरेट हो रहा ई एम एफ हमारा ई जी जितना होगा, विल बी इक्वल टू वी ए, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे कनेक्ट किया है वी एफ हमारा आर्मेचर के टर्मिनल वोल्टेज जितना रहेगा, इसको हमने नाम दिया है शॉर्ट शंट, ठीक है। सो इसके और दो टाइप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट एंड लॉन्ग शंट। सो पहले वाली जो कंडीशन थी उसके अंदर शंट वाइंडिंग लंबी थी, एक तरह से ड्राइंग में देखे तो वाइंडिंग तो उतनी रहेगी, ठीक है, लेकिन कनेक्शन के हिसाब से तो उसको लॉन्ग शंट नाम देंगे और इसको शॉर्ट शंट। सो ये दोनों हो सकते हैं, डिफरेंशियल में शॉर्ट शंट, डिफरेंशियल में लॉन्ग शंट, या तो क्यूमुलेटिव में शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट। ओके, सो ये हमारे 5 अलग अलग टाइप है। ड्राइंग देख लेते हैं हर एक के। सीरीज जो वाइंडिंग है उसके अंदर क्या होगा, सीरीज वाइंडिंग के अंदर ये हमारा आर्मेचर है और उसकी सीरीज में वाइंडिंग लगी होगी, और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लोड। करंट जो IL होगा वही ISE होगा और वही IA होगा। सो IA विल बी इक्वल टू ISE विल बी इक्वल टू IL विल बी इक्वल टू IF, मतलब कि फील्ड का करंट, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग है, उसका करंट IF भी वही होगा। सो सब करंट इसके अंदर सेम रहेंगे। इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे हमारा लोड चेंज होगा वैसे वैसे फील्ड का करंट चेंज होगा, उसकी वजह से फील्ड का करंट भी बढ़ेगा, फील्ड का करंट बढ़ेगा तो फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो हमारा EMF जनरेट हो रहा है वो भी बढ़ेगा। सो वोल्टेज अच्छी तरह से इसके अंदर मेंटेन हो सकते हैं। आई इंग्लिश की बुक। सो फील्ड वाइंडिंग इसमें सीरीज में कनेक्ट की होगी आर्मेचर वाइंडिंग के, एंड लोड करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से इसका करंट, फील्ड का करंट बढ़ेगा। जो फील्ड वाइंडिंग के टर्म्स है अभी इसके अंदर सोचो कि अगर ये पतले पतले वायर्स होंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पतले वायर्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसकी वजह से हीट ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी। लोड है, लोड का करंट तो ज्यादा ही होगा। सो करंट बढ़ गया तो उसकी वजह से वो जो वाइंडिंग है वो जल जाएगी। सो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा या तो कूलिंग देना पड़ेगा या तो वाइंडिंग जल जाएगी। सो वो तो फिजिबल नहीं है कि આપણે જેટલી મોટરનો લોડ હોય, जनरेटर का जितना लोड होता है उससे ज़्यादा एनर्जी तो उसको ठंडा करने में लगा देनी पड़ेगी। सो वोंट बी फिजिबल। तो उसके अंदर क्या करेंगे, थिक वायर्स यूज़ करेंगे, जो कंडक्टर है वो मोटा यूज़ करेंगे उसके अंदर, ताकि वो करंट बियर कर पाए। सो एक चीज़ है कि उसका करंट बियर कर पाए, एंड सेकंड थिंग इज कि उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाए। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी वजह से I2R लॉसेस भी उसके अंदर कम होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर बहुत कम होंगे। इस जनरेटर के अंदर लोड करंट, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट सेम रहेगा, ठीक है। सो जो भी करंट लोड में से जा रहा है वही फील्ड में से जा रहा है सीरीज में से, एंड वही आर्मेचर का भी करंट है। ओके, सो ये आपका सीरीज जनरेटर हो गया। सीरीज जनरेटर के अंदर मुझे जो टर्मिनल वोल्टेज, मतलब कि लोड के वोल्टेज कितने मिलेंगे लोड पे, V दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा इसके अंदर, एक तो EG मतलब कि जनरेट हुआ EMF माइनस IARA मतलब कि आर्मेचर के अंदर खुद का ड्रॉप होगा, वो ये क्या है मेरा VA आर्मेचर का वोल्टेज, फिर ये सीरीज के अंदर भी ड्रॉप होगा, सो माइनस IARF, इसका रेजिस्टेंस RF है अज्यूम कर लेते हैं तो, ठीक है। सो ये IA सेम है दोनों में, तो क्या होगा
माइनस IA इंटू RA प्लस RF EG माइनस दैट इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज V. Sorry. Okay, so this is your DC सीरीज जनरेटर. DC शंट जनरेटर कैसा होता है सेपरेटली बाकी है हमारा, वो भी अभी देखते हैं. ठीक है. सो DC शंट जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग को ऐसे पैरेलल में लगाया होगा. सो ये जो पैरेलल में लगाई हुई फील्ड वाइंडिंग है ये कौन सा है हमारा DC शंट जनरेटर. उसको वोल्टेज कितना मिलेगा जितना आर्मेचर के अंदर से जनरेट हो रहा है उतना. सीरीज वाइंडिंग है उसको वोल्टेज कितना मिला था, कम मिला. ठीक है, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड था तो उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा, उसके हिसाब से उसके अक्रॉस वोल्टेज आएंगे. एंड उसका खुद का रेजिस्टेंस कैसा रहा, कम या ज्यादा. सीरीज के अंदर कम रखा था. क्यों कम रखा था, क्योंकि कम रखेंगे तभी उसके अंदर हीटिंग वगैरह कम होगा. ओके, सो रेजिस्टेंस उसका कम है, उसकी वजह से सीरीज के अक्रॉस का वोल्टेज कम था. इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा VA उसके अक्रॉस आएगा. टोटल वो आर्मेचर का जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो सारा वोल्टेज उसके अक्रॉस आएगा. तो उसकी वजह से उस वोल्टेज की वजह से, ठीक है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. V बढ़ रहा है, ठीक है, तो करंट बढ़ेगा. R अगर कम रखेंगे तो क्या होगा, करंट और बढ़ेगा, तो बहुत ज्यादा करंट हो जाएगा. सो हमें जो करंट की वैल्यू चाहिए वो कितनी चाहिए, फील्ड वाइंडिंग बनाने जितनी. सो उसके बाद तो कोर सैचुरेट हो जाएगी. अगर बहुत ज्यादा करंट हो गया तो कोर सैचुरेट हो जाएगी. कोर का सैचुरेशन क्या होता है वो पता है, नहीं पता है. ओके, सो किसी भी चीज का, किसी भी जगह का एक लिमिट होता है. आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, सो आप दिन का 4-5 घंटे पढ़ सकते हो. उससे ज्यादा एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे कंटिन्यूअसली तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. चलो सपोज आपने 4.5 घंटे के लिए ये DC मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर सब्जेक्ट के चारों चैप्टर पढ़ लिए. 5th चैप्टर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, सो अभी तक तो पढ़ रहे थे मन से. ऐसा भी होता है कि इंसान करता ही जाए काम, ऐसे भी विरले हुए हैं, बट वो रेयर केस होता है. जनरली ये होता है कि हर एक इंसान की एक लिमिट होती है कि उसके बाद वो सेम चीज रिपीट नहीं कर सकता. पढ़ना ही पढ़ना 5 घंटे नहीं कर सकता. सो सपोज 3-4 घंटे तक आपने ये पढ़ा, उसके बाद आप पढ़ोगे, ठीक है, आप सिंसियर हो, सीरियस हो, आप पढ़ोगे, लेकिन दिमाग साथ नहीं दे रहा है तो क्या होगा, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा. समझ में आएगा, समझ में भी नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा. तो आप पढ़ोगे तो सही, मन भी रखने का ट्राई करोगे, बट वो काम होगा नहीं. क्यों, क्योंकि आप सैचुरेट हो चुके हो. इसी तरह जब पोल सैचुरेट हो जाता है तब क्या होता है, सपोज पोल का रेटिंग है कि 5 एम्पियर करंट की वजह से जितना फ्लक्स जनरेट होगा उतनी डेंसिटी के फ्लक्स को वो बियर कर पाएगा या उतने हाउस कर पाएगा उतने फ्लक्स को. 5 एम्पियर से ज्यादा मैं करूंगा, सपोज यहाँ पे फ्लक्स हो रहा है मेरा 30 वेबर. ठीक है, सो क्या होगा, 5.5 के अंदर भी ये 30.5 वेबर होगा. सो पहले जो 0 से 5 में 30 हो गया था, वो 5 से 5.5 में सिर्फ 30.5 ही हुआ. एंड उससे भी आगे बढ़ाएंगे, अगर यहाँ पे 10 एम्पियर कर देंगे फॉर एग्जांपल, तो ये 30.6 रहेगा. तो यहाँ पे करंट कितना बढ़ा, 4.5 एम्पियर, और फर्क कितना पड़ा, 30.6. ये जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये कम हो जाएगा. यहाँ पे 15 एम्पियर कर देंगे, ये होगा 30.61. देख रहे हैं कितना कम चेंज हो रहा है. सो दिस इज द सैचुरेशन ऑफ कोर, कि यहाँ पे क्या है, इनपुट में मैं चेंज कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट में वो चेंज रिफ्लेक्ट बहुत कम हो रहा है, या तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है. दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ कोर. ठीक है, सो आपका सैचुरेशन, कोर का सैचुरेशन दोनों क्लियर आ गया समझ में. ओके, अभी सैचुरेटेड नहीं हो ना. नो. ओके. तो मुझे अगर ये सैचुरेशन रोकना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कम वोल्टेज दे सकता हूँ. एक चीज तो वो है, लेकिन मुझे लोड के अक्रॉस भी वोल्टेज तो देने हैं ना. तो उसके लिए यहाँ पे वोल्टेज तो V तो मिलने चाहिए, लोड कनेक्ट करना है तो. सो ये तो कम नहीं कर सकते. और क्या ऑप्शन बनता है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा दे. करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा दे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दे तो वो करंट को कम कर देगा, इसके अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे. तो
इसके अंदर क्या होगा कि मैं मोटा सा कंडक्टर लगाऊंगा और उसके अंदर से करंट आई एफ फ्लो होगा एंड उसके आगे एक रेजिस्टेंस लगा होगा जिसके अंदर हीट डिसिपेट होगी, हीट के फॉर्म में वो निकलेगा एंड वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये एक तरह से लॉस मेकिंग थिंग हो जाएगी, वन थिंग। सेकेंड थिंग की मुझे एक एडिशनली रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये रेजिस्टेंस नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे मैं ये जो वायर बना रहा हूँ वो पतले पतले वायर्स यूज करता हूँ ताकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, जो आर एफ है, आर एफ वो बढ़ाऊंगा तो आई एफ कम हो जाएगा। सो जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे ही रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस का काम भी करेगा, वन थिंग। सेकंड थिंग, करंट लिमिटिंग तो हो ही जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ाने से, और कॉपर भी कम यूज करना पड़ेगा। सो हीट जल्दी नहीं होगा। देखो हीट कब होता है, जब आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं उसमें हीट होता है। ओके, एंड V इज इक्वल्स टू आई आर बी, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर बी है। सो हीट होता है करंट के स्क्वायर के हिसाब से एंड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट से, एंड करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से कम होता है। ठीक है, सो अगर रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो उसकी वजह से हमारे जो भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं वो ऐसे डिजाइन होते हैं कि उसके अंदर जो वोल्टेज मिल रहा है उसकी वजह से इनफ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो और उस इनफ अमाउंट ऑफ करंट की वजह से आई स्क्वायर आर जितना लॉस हो। लेकिन अगर रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं हीटिंग डिवाइस के अंदर सेम वोल्टेज के लिए, तो सेम वोल्टेज के लिए अगर रेजिस्टेंस में बढ़ाऊंगा तो हीटिंग बढ़ेगी नहीं, हीटिंग कम होगी। ठीक है, अगर किसी डिवाइस को मैं 100 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा हूँ और उसी 100 वोल्ट पे उसके वोल्टेज में वोल्टेज में फिक्स रखता हूँ 100 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ, तो उसका हीटिंग बढ़ेगा नहीं, हीटिंग कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका करंट पहले के हिसाब से कम हो जाएगा, और करंट कम हो जाएगा उसकी वजह से जो हीटिंग है वो करंट के स्क्वायर के हिसाब से कम होगा। ओके तो इसके अंदर क्या है कि हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से जो कंडक्टर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ जाएगा एंड वोल्टेज जो उसके अक्रॉस आ रहा था वो करंट कम हो जाएगा। सॉरी, वोल्टेज ड्रॉप नहीं बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा। करंट कम हो गया तो उसकी वजह से आई एफ आर एफ भी कम हो जाएगा। सो दैट इज वो डिजाइन का पार्ट है कि आप कितनी साइज का कंडक्टर यूज करोगे एंड कितना उसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है, कितना हीट जनरेट होगा। बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसका रेजिस्टेंस मैंने ज्यादा रखा आर एफ तो उसकी वजह से आई एफ कम होगा, आई एफ कम होगा उसकी वजह से आई एफ आर एफ भी कम हो जाएगा। सो आई एफ स्क्वायर आर एफ भी कम हो जाएगा। ठीक है, सो शंट जनरेटर है उसके अंदर हम जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका, सॉरी फील्ड वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं। ओके, प्रांशु पॉज कर दीजिए।